शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शराब तस्कर ब्रांडेड शराब की बॉटल्स में नकली शराब बेचते हैं, जिससे भावनगर में 13 लोगों की जान चली गई है। शराबबंदी वाले गुजरात में नकली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है। भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने वाले 67 लोगों में से एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से जिला प्रशासन एक्शन में है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामनिया भी हालात का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उन्होंने कलेक्टर, अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल डीन और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एक अहम बैठक की। इस दौरान मंत्री नीमूबेन ने मरीजों के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। પોલીસ તંત્ર અને એસએમસી ગુનાની તપાસ કરી રહી છે। ખાસ કરીને રાજ્ય સરકારના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ એરપોર્ટ પર જ તે એસએમસીની નિમણૂક કરી હતી। પોલીસ તંત્ર દ્વારા જે પણ કર્મચારી અધિકારી જે દોષિત હતા એમની ઉપર પણ કાર્યવાહી થઈ રહી છે। સરટી હોસ્પિટલની અંદર જેટલા દર્દીઓ દાખલ થયા હતા એ દર્દીઓ માટે ડાયાલિસિસની વ્યવસ્થા અત્યાધુનિક અને તમામ ડોક્ટરોની ટીમ એ કામ કરી રહી હતી। अधिकारियों ने बताया कि 67 लोगों ने मेथनॉल मिली जहरीली शराब का सेवन किया था, जो विदेशी शराब की बोतलों में पैक की गई थी। ये सिलसिला 16 अगस्त की रात खरखड़ी गांव में शुरू हुआ। यहाँ एक युवक ने पुलिस में भर्ती होने की खुशी में शराब पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ लोगों की हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल पहुंचाने का वक्त तक नहीं मिला। भावनगर के 3 युवकों ने घरों में उल्टी करते करते ही दम तोड़ दिया। यही शराब कई गाँवों तक पहुँची, जिसके बाद दूसरे इलाकों से भी ऐसे मामले सामने आने लगे। 18 तारीख को जो एडल्ट्रेटेड अल्कोहल या भेल से युक्त अल्कोहल की जो घटना बनी थी, उसको आज छठा दिन है और टोटल 44 लोग एडमिट हुए थे भावनगर में सरटी हॉस्पिटल में और भावनगर के अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 44 में से 13 डेथ है, 30 दर्दी डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक पेशेंट अभी पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी स्टेबल है। अभी पूर्णतः कंट्रोल में है, अभी कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। गुजरात में शराब बनाना, बेचना और शराब का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मिलावट और जहर देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। भावनगर से नितिन गोहिल के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने इस मामले में गुजरात सरकार की कोकटघरे में खड़ा किया है। सूरत पहुंचे गोपाल राय ने आज तक से बातचीत करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप भी लगाए। गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल राय जी सूरत पहुंचे, उनसे बातचीत करें। गोपाल राय जी, गुजरात में जिस तरह से लट्ठा कांड हो रहा है, मीन्स की जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि गुजरात में तो शराबबंदी है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भाजपा सरकार के कार्य पद्धति पर। घोषित तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी है और गुजरात के अंदर पहले भी 70 लोगों की मौत हुई थी, बहुत बड़ा कांड हुआ था। उतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार और सरकार के मंत्री पूरी तरह से अहंकार में सो रहे। दोबारा लोगों को जान गंवानी पड़ गई। अभी तक भाजपा सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। मुझे लगता है कि गृह मंत्री की इसकी जवाबदारी बनती है और सरकार में गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जान सस्ती नहीं है। या तो पूरा ऊपर से नीचे तक सेटिंग से तंत्र चल रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है। गुजरात के लोगों की जान इतनी सस्ती है, कोई भी मर रहा है और बार बार वो घटनाक्रम हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि गृह मंत्री को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए,
क्योंकि इस तरह से लोग अपनी जान नहीं गंवा सकते। तो बिल्कुल ये थे गोपाल राय जी, जो आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी हैं। आज तक से बातचीत करते हुए कहते हैं, गुजरात में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें जा रही हैं, तो गुजरात की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। नर्मदा के डोडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक चेता वसावा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की है। चेता वसावा वनकर्मी से मारपीट करने के आरोप में 2 महीने से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा है कि विधायक ने वनकर्मी के साथ मारपीट की, वो साबित हो चुका है। ऐसे में उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती तो जनता में गलत संदेश जाएगा अगर राहत दी गई। विधायक या कोई भी पद वाला व्यक्ति अगर बार बार कानून हाथ में लेता है तो उन्हें कोर्ट से भी राहत मिल जाती है तो जनता का भरोसा टूटता है। आज डेडियापाड़ा एमएलए चेतरभाई वसावा की एप्लीकेशन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए थी, उसके ऊपर आज जजमेंट आया है। उसके अलावा एक जितेंद्र वसावा और रिकेश वसावा, ये 2 जनों की भी एप्लीकेशन थी, उस पर भी आज निर्णय आया है। उसमें रिकेश वसावा को आज कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का बेनिफिट दिया है। चेतरभाई और जितेंद्र वसावा के केस में कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और ये मैटर अब फाइनल हियरिंग पे जब पोस्ट होगी तो अपील चलेगी। और बाकी जो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो एक्सरसाइज करने का से कोर्ट ने आज इनकार किया इनके केस में। अब इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट में, नामदार सुप्रीम कोर्ट में ये केस को लेके जाया जा सकता है। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी सुरेश पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये घटना टेनेसी राज्य के जैक्सनविले शहर में हुई है। फायरिंग के साथ ही सुरेश पटेल की 19 साल की बेटी भी दुकान में मौजूद थी। उसने अपनी आंखों के सामने ये पूरी वारदात देखी है। पुलिस के मुताबिक एक नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से दुकान में घुसा। कैश लेने के बाद उसने सुरेश पटेल पर फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान दुकान का एक कर्मचारी भी इसमें घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक सुरेश पटेल मेहसाणा जिले के रहने वाले थे और वो करीब 30 साल से अमेरिका में रह रहे थे। वो 20 अगस्त की रात को 9 बजे जो लोग मास्क लगा के जीन्स और टी शर्ट पहन के आए थे, उसने गोली मार के हत्या की है। जब हत्या की थी तब उनकी लड़की 19 साल की उनके साथ में थी। अभी तो ऐसी घटनाओं बार बार होती है। ये छोटा गांव है, एक गांव में भी 7 से 8 घटना बन चुकी है और आजू बाजू के जितने गांव है ये गुजरात के या मेहसाणा जिले के, इसमें ऐसी घटनाओं बार बार होती है। और अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने आज तक से खास बातचीत की। उनका कहना था कि चेता वसावा आदिवासी समाज के मुद्दे उठा रहे थे, जनता के हीरो बन रहे थे और इसीलिए बीजेपी उनसे डर गई और उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को फिर एक बार झटका लगा है और ये झटका सिर्फ चेतर वसावा के लिए नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। ईश्वरन भाई, जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो है चेतर वसावा को जमानत देने से इनकार कर दिया और बड़ी कठोर टिप्पणी की है, साफ कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास अब क्या इसको चुनौती देगी? आम आदमी पार्टी क्या करेगी अब इस मामले में? देखिए, ये पूरा मामला पूरा गुजरात और ख़ास तौर पर आदिवासी समाज जानता है कि चेतरभाई वसावा का गुनाह क्या है। चेतरभाई वसावा के यहाँ अपने विस्तार के, अपने घर के पास आदिवासी किसान के ज़मीन में रात्रि 2 बजे वन कर्मी आकर फसल काट गए थे, तो उन्होंने समाधान करवाया था और उसके चलते भाजपा बाद में इन पर FIR करवाती है, क्योंकि भाजपा डरती है चेतरभाई वसावा से। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सभा थी, उसी दिन चेतरभाई वसावा की सभा में नरेंद्र मोदी की सभा से स्वयंभू पब्लिक ज़्यादा थी। ये देखकर ये पूरा मामला धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा था कि चेतरभाई वसावा अब आदिवासी समाज के हीरो बन चुके हैं और अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी समाज उनके साथ जुड़ते थे। आदिवासी समाज को उन्होंने जागरूक किया, उनका मुद्दा उठाया। ये चेतरभाई का गुनाह है और इसके चलते इन्होंने फर्जी केस किया। अभी 70,000 केस गुजरात में ऐसे पेंडिंग है जो 6 साल से ज़्यादा है। मेरे पास आंकड़े हैं, उन पर सजा नहीं हुई है और 3 साल के अंदर चेतरभाई पर सजा आ गई। और ठीक है, सजा आने के बाद भी ये लोग बोलते कि ये कंप्लेन है, दूसरी फरियाद है, तीसरी फरियाद, यही तो दलील की इन्होंने, भाजपा ने करवाई, पीपी ने। तो सवाल ये है कि चेतरभाई के ऊपर जो दूसरे केस है वो क्या है? क्या शराब बेचने के केस है? क्या ड्रग्स बेचने के केस है? क्या करप्शन के केस है? चेतरभाई के एक कंपनी में ब्लास्ट होता है, चेतरभाई वसावा वहाँ पे जा रहे हैं, 15 से ज़्यादा लोग की डेथ हुई है, उनको मुआवजा देने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये गुनाह है क्या? तो ये गुनाह नहीं है, ये जनता की आवाज़ उठाती है। चेतरभाई वसावा आवाज़ बने,
इसलिए उनको डराने धमकाने के लिए भाजपा ने खेल किया है। हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और मैं पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी भी जो है कुछ दिनों पहले आए थे, मुलाकात हुई थी, क्या भरोसा दिलाया गया है चेतर वसावा को कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, इसलिए ये मुलाकात थी? क्यों दूसरी बार जब ये जजमेंट आना था उससे पहले दोनों नेता यहाँ पे आए थे? नहीं, देखिए, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है और हम आम आदमी पार्टी परिवार हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सिर्फ। तो जब भी चेतर भाई हो या दूसरे हैं तो माननीय अरविंद जी आते हैं, मैं जाता हूँ, गोपाल भाई जाते हैं, ये हमारा परिवार की है। और हम अरविंद जी भी आए थे, मान साहब भी आए थे, चेतर भाई को मिले भी है, आश्वासन भी दिया है, उनके परिवार से भी बातचीत हुई है, उनके परिवार से हम भी संपर्क में हैं। और ये हमारा पारिवारिक मामला है क्योंकि आम आदमी पार्टी परिवार है और हमारी फ़र्ज बनती है। लेकिन एक बात साफ है कि आदिवासी समाज को ये पता चल चुका है कि भाजपा की कूटनीति के कारण चेतर भाई हमारे हीरो, हमारे नेता जेल में हैं, इसका बदला हम लेंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुजान गढ़वी ने साफ तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मसले को जो है ऊपरी अदालत में ले जाएगी और साथ ही आदिवासी समाज ये जान चुका है कि उनको सिर्फ गलत तरीके से फंसाया गया और इसके लिए चुनाव में जो है जनता भाजपा को जवाब देगी। अहमदाबाद से कैमरा सैलाम के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। सूरत महानगर पालिका के द्वारा बनाए गए कई सरकारी प्रोजेक्ट प्रशासन की अनदेखी के चलते धूल खा रहे हैं। उन्हीं में से एक है डिंडोली इलाके में 14 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनाया गया फ्लोरल गार्डन। इसका उद्घाटन साल 2022 में किया गया था। अब पिछले 3 साल से गार्डन वीरान पड़ा हुआ है। सूरत शहर के डिंडोली इलाके का ये खूबसूरत फ्लोरल गार्डन पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। ये कभी देश विदेश की 14 प्रजातियों के 1,60,000 फूलों से सजा था, मगर फिलहाल वीरान है। इस प्रोजेक्ट पर जनता के टैक्स से 14 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। साल 2022 में इसका उद्घाटन हुआ। 1 साल तक तो गार्डन में सब ठीक ठाक रहा, फिर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते धीरे धीरे बदहाल होने लगा, जिसके बाद इस पर ताला लटका दिया गया। शुरुआत में ये गार्डन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। यहाँ फोटो खिंचवाने और रील बनाने की होड़ लगी रहती थी। रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत के डिंडोली इलाके में। आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लावर गार्डन लिखा हुआ है और नीचे सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। यानी कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डिंडोली इलाके में एक फ्लावर गार्डन तैयार किया गया था और ये फ्लावर गार्डन इसलिए तैयार किया गया था लोग यहाँ पर आएं, देख सकें, घूम सकें और इसका लुत्फ उठा सकें, आनंद ले सकें। लेकिन यह गार्डन पिछले 3 सालों से बिल्कुल जनता के लिए बंद कर दिया गया है। करीबन 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से यह गार्डन बनाया गया था। 2022 में इसे तैयार किया गया था, लोकार्पण किया गया था, तो लोगों के लिए एक ये घूमने वाली जगह बन चुकी थी। लेकिन 2023 से यह गार्डन पूरी तरह से बंद है। यानी कि इस गार्डन को बंद हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर लोग आते नहीं हैं क्योंकि प्रशासन ने इसे बंद कर दिया गया है। अब 14 करोड़ 74 रुपए की लागत से बना यह फ्लावर गार्डन पिछले 3 सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो इस परिसर में, जो गार्डन परिसर है, वहां पर 1,60,000 देसी विदेशी फ्लावर के पौधे लगाए गए थे। जब इस फ्लावर गार्डन की पिछले 3 सालों से देख रेख नहीं हो पा रही है तो स्वाभाविक तौर पर अंदर जो फ्लावर्स हैं वो उनको भी नुकसान पहुंचा है। चाहे इलेक्ट्रिक चीजें हों, तो चाहे पानी की पाइपलाइन हो, तो उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब सूरत महानगर पालिका कह रही है कि इस फ्लावर गार्डन को दोबारा शुरू करने के लिए उनकी तरफ से प्रक्रिया शुरू की गई है। मेंटेनेंस के अभाव में पौधे सूख गए हैं। सुरक्षा नहीं होने की वजह से कई कीमती पौधे और फूल चोरी भी हो गए और नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि मेंटेनेंस और सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती गई है। और इसी इंटेंशन से इसको आउटसोर्स करके एजेंसी को हैंड ओवर किया गया था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पे 20 साल तक इसको दे दिया गया था। लेकिन क्योंकि उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी और जो रेवेन्यू इनकम का इसमें पोटेंशियल था, जिसमें कॉरपोरेशन के द्वारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक पॉलिसी डिज़ाइन की गई, जो पॉलिसी के हिसाब से
ऑपरेटर को लगा कि इसमें रेवेन्यू इनकम का कोई पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2022 के बाद 2023 में ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट शायद वो चला नहीं पाएंगे, और कॉरपोरेशन को भी जो रेवेन्यू इनकम जो उनको जमा करने की फोरकास्ट की गई थी वो शायद उनको लगा कि ये नहीं कर पाएंगे। तो 2023 में ही उन्होंने सरेंडर करने का डिसीजन लिया, और एपेक्स बॉडी के ऊपर उन्होंने सबमिशन करने के बाद प्रपोजल डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरवर्ड करी गई। जोन के पास क्योंकि उस टाइम पे इतना स्टाफ ना होने की वजह से इमीडिएटली उसको रीओपन करने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि आउटसोर्स के अंदर जो स्कोप था जिसके अंदर सिक्योरिटी भी थी, पूरा मेंटेनेंस स्टाफ भी था, जो जोन के पास उस टाइम पे उपलब्ध नहीं था। इस फ्लोरल गार्डन को 20 साल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक निजी एजेंसी को सौंपा गया था। उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं होने की वजह से उसने 2023 में ही इसे सरेंडर कर दिया। हालांकि बारिश के पहले और मानसून के दौरान फिर से बड़े स्तर पर पौधारोपण करके इसे दोबारा विकसित किया जा रहा है। प्रशासन की योजना इसे दिवाली तक आम लोगों के लिए फिर से खोलने की है। सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं, CCTV लगाए जा रहे हैं। अब गार्डन के रखरखाव और खर्च की भरपाई के लिए टिकट प्रणाली लागू करने की योजना बनाई गई है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शनों के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंचे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जयघोष से गूंजता रहा। सोमनाथ ट्रस्ट की प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान महादेव की विशेष पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। फूलों से सुसज्जित पालकी में भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को विराजमान किया गया। इसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट के जनरल मैनेजर विजय सिंह चावड़ा ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य पालकी यात्रा का प्रस्थान करवाया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है, अनुभव बहुत अच्छा रहा है, दर्शन बहुत सुंदर हुए हैं। हमको ये प्रार्थना करी कि सुख शांति से सब चलता रहे और बार बार बुलाए अपने दर्शनों के लिए। माहौल तो अच्छा है, वैसा हम हर जगह रहता है वैसा ही, ज्यादा कुछ स्पेशल ही नहीं है, लेकिन आज इधर वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि आज श्रावणी सोमवार है और सोमनाथ तो इधर आकाश भी नीरव रहे, मस्त लग रहा है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।